हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एमटीएस प्रीवियस ईयर कर रहे हैं और पेपर सॉल्व कर रहे हैं इंग्लिश का, जिसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं सेट नंबर 19। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 18 सेट ऑलरेडी लगा चुके हैं। 18 सेट का मतलब हुआ 6 डेज का, एक दिन में 3 बार होता है, मतलब 3 शिफ्ट में। फर्स्ट मतलब मॉर्निंग शिफ्ट होगा, आफ्टरनून शिफ्ट होगा और इवनिंग शिफ्ट होगा। ठीक, 3 शिफ्ट होती है। 18 सेट लगाने का मतलब हम लोग 6 दिन का पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं 11 मई का पेपर, जो 2023 में हुआ था। अभी हाल ही में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। मई के बाद क्या बीता, जून जुलाई अगस्त सितंबर चल ही रहा है, तो हाल ही का पेपर है ये 21 मई का फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है, जो 9 बजे से 10:30 बजे के बीच में होता है। ठीक है, इसके पहले डिस्कशन हो चुके हैं। अभी तो बताया कि 18 सेट इसके पहले हो चुके हैं, और 2021 वाला जो एमटीएस की भर्ती थी, जो 2022 में पेपर हुआ था लास्ट में, वो भी हमने डिस्कस करा दिया है। उसमें 48 सेट हैं भाई, तो वो भी आप देख लीजिए तब तक। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं फिलहाल, जिसके पास जितना समय है उतना देख लीजिए। प्रीवियस पेपर से मिलता जुलता पेपर इस बार भी आ रहा है। अभी 2 दिन पहले मैंने डिस्कशन कराया था कि एमटीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, क्या लेवल है, क्या स्टैंडर्ड है, वो सब। तो आप लोग प्रीवियस पेपर, एक ही सलाह है मेरी, प्रीवियस पेपर लगाते रहो। पहले भी ये वाला एग्जाम शुरू होने के पहले भी मैंने आप लोगों से बताया था कि आप प्रीवियस पेपर लगाते रहो, प्रीवियस पेपर लगाते रहो, बस प्रीवियस पेपर लगाते रहिए। हूबहू क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं मिलेगा, लेकिन उससे आपकी स्मार्टनेस बढ़ जाएगी, आपकी आईक्यू बढ़ जाएगी, और सॉल्व करने की जो आपकी ट्रिक होती है वो सब चीज़ें इंप्रूव कर जाएंगी। बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं डिस्कशन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहले ही क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो 4 वर्ड दिए हैं, इनमें से किसकी स्पेलिंग गलत है। तो सबसे पहला वर्ड दिया है पेरीफेरल। पेरीफेरल में कोई मिस्टेक है ही नहीं। पेरीफेरल का मतलब, पेरी मैंने क्या होता है, चारों ओर, फेरल तो जैसे होता है ना, जैसे मान लो कोई चीज़ है, ऐसे ये बना दिया, आयत है, तो इसका जो चारों ओर होता है, ये इसको पेरीफेरी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, परिमाप हिंदी में कहा जाता है। परिया एक वर्ड है, परिया। परिया का मतलब होता है आउटकास्टेड। आउटकास्टेड मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कोई कार्य करने की वजह से समाज के बाहर निकाल दिया गया हो। आउटकास्टेड होता है, समाज से बहिष्कृत होता है। परनिशियस, परनिशियस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल। कोई ऐसी चीज़ जो शरीर के लिए हार्मफुल होती है, उसको हम लोग कहते हैं परनिशियस या डेट्रीमेंटल कहते हैं। ठीक है, 3 वर्ड हो गए, तीनों में स्पेलिंग सही है, तो कोई आंसर नहीं होगा। अब आ जाओ लास्ट वाले पे अपने। लास्ट वाले में लिखा है प्रीफंक्टरी। एक्चुअली प्रीफंक्टरी नहीं होता, होता है परफंक्टरी, PUR होता है। ठीक है, FUNCTORY परफंक्टरी होता है। तो परफंक्टरी का मतलब होता है असावधानी या लापरवाही, जिसको कह सकते हो केयरलेसनेस। केयरलेस लापरवाह हो गया, नेस लगाओगे तो केयरलेसनेस हो गया, लापरवाही या असावधानी, लैक ऑफ अलर्टनेस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हुआ। स्पेलिंग PRE ना होकर के PER होनी चाहिए थी। आते हैं आपके दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है, नो इम्प्रूवमेंट यहाँ लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट छोड़ दो पढ़ना, ये इतना अंडरलाइन किया हुआ है। दिया है द टीचर हैड रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस। देखो, हैड, हैज, हैव और हैड वर्ब की फॉर्म, फिर आई वर्ब क्यों, मतलब जितने एमटीएस के मैंने पेपर आपको सॉल्व कराए हैं 2023 में, किसी दिन ऐसा नहीं गया, हमको लगता है कोई भी दिन नहीं गया होगा जिस दिन मैंने ये ना कहा हो कि वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म, वर्ब फॉर्म। हमको लगता है सारी एरर वर्ब फॉर्म से आ रही हैं। हैड के बाद मैंने बताया था आपको कि वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है, और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो मेरे 2 वीडियोज़ हैं वर्ब फॉर्म को लेकर के, उनको आप देख लीजिए। ठीक है, हैड के बाद वर्ब की 3rd फॉर्म आती है। अच्छा, रीडिंग वाला लोगे तो रीडिंग के बाद क्या होगा, इज, एम, आर, वाज, वर इसके साथ लगना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन क्या मिलता है हमको। तो पहले तो मिला हैड रेड, हैड रेड, तो ये जो रेड लिखा है ये वर्ब की 3rd फॉर्म है। ठीक है, तो ये वाला तुमको ठीक लग रहा है। यहाँ लिखा हैड बीन रेड। हैड बीन रेड मतलब नहीं होता, हैड बीन रीडिंग होना चाहिए था, क्योंकि द टीचर जो है वो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में है। क्लियर, तो एक्टिव वॉइस में होगा तो हैड बीन रेड नहीं होगा, फिर हैड बीन रीडिंग होना चाहिए था। ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो पाएगा। और रीडिंग, बिना EJMR के रीडिंग कैसे लगाओगे, अगर हम हैड हटा दें और रीडिंग केवल लगाएं तब भी गलत हो जाएगा, तो ये भी गलत है। ऑप्शन आपके पास केवल एक बच रहा है, केवल यही दूसरा वाला, दूसरे वाले के अलावा कोई आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर दूसरा वाला। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। 3 में क्या करें, फिर से अंडरलाइन किया हुआ है और इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है।
देखो यहाँ लिखा है नो इम्प्रूवमेंट। तो पढ़ के देखो क्या लिखा है कि इन द लोगो, कोई लोगो होगा, इन द लोगो में द ब्लू कंट्रास्ट वेल्स विद इट्स कंप्लीमेंट्री कलर येलो। तो इन्होंने कहा कि जैसे कोई लोगो होता है तो लोगो में जो ब्लू है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री कंट्रास्ट कलर येलो के साथ बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया कंट्रास्ट करता है। पीला के साथ नीला, यही कह रहे हैं ना, कंट्रास्ट करता है। तो कंट्रास्ट जो है ये वर्ब है और सब्जेक्ट कौन है, ब्लू। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब क्या होनी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी। जो कंट्रास्ट लिखा है उसमें क्या होगा, एस लगेगा, कंट्रास्ट एस लगाओगे क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, फिजिक्स का रूल है। अब फिजिक्स का रूल है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही होगा, ठीक है। अब जो वेल लिखा है, वेल में एस नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये एडवर्ब है ना, बहुत अच्छा। तो कंट्रास्ट वेल ऐसे होना चाहिए। तो यही ढूंढो कहाँ पे दिया हुआ है। ये कंट्रास्ट में देखो एस नहीं लगाया, गलत हो गया। यहाँ कंट्रास्ट देखो, वेल तो ठीक किया इन्होंने लेकिन कंट्रास्ट में एस नहीं लगाया, ये गलत हो गया, ये हो नहीं सकता। अब ये आया कंट्रास्ट वेल, ये चौथा वाला आंसर होगा। आगे आ जाओ अपने चौथे वाले क्वेश्चन में। चौथा वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ नो एरर लिखा हुआ है, ऑप्शन में भी नो एरर लिखा हुआ है, इसका मतलब स्टेटमेंट छोड़ो, सीधे आ जाओ। द रेडियो डाटा शोज, रेडियो का जो डाटा है वो दिखाता है, वो बताता है, क्या बताता है, नाइदर एविडेंस फॉर ऑनगोइंग जेट एक्टिविटी, जो जेट एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में कोई डेटा नहीं बताता है, कोई डेटा नहीं बताता है। तो यहाँ नाइदर क्यों लगाओगे, नाइदर किसके लिए लगता है, दो के लिए लगता है, दो से ज़्यादा के लिए क्या लगाओगे आप, नो लगाओगे, नो डेटा। नाइदर एविडेंस मतलब पहले हम दो एविडेंसेस का जिक्र करें, जैसे हम कहें आई हैव टू एविडेंस, उसके बाद हम कह सकते हैं कि नाइदर एविडेंस। लेकिन यहाँ पर एविडेंस के पहले कुछ नहीं दिया है, 1 2 3 4 कुछ नहीं दिया है, तब आप नाइदर नहीं लगाएंगे, तब क्या करेंगे, नो एविडेंस होना चाहिए। तो यहाँ एविडेंस के पहले जो नाइदर है वो गलत है, नो एविडेंस होगा। क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5। तो देखें 5 में क्या है, फिलर का क्वेश्चन है। लिखा है द पुडिंग क्या होती है भैया, पुडिंग होती है खीर, ठीक। कल लड्डू गोपाल का बर्थडे था तो खीर वीर तो बनी ही रही होगी प्रसाद में ना। तो द पुडिंग फेल डैश फ्लोर विद अ हार्ड स्टॉपिंग क्रैश, मतलब हार्ड स्टॉपिंग क्रैश मतलब ऐसे दिल की धड़कन रुक गई, इस तरह से क्रैश के साथ में पुडिंग खीर जो है वो फर्श पर गिरी। अच्छा, पुडिंग मतलब ये फर्श है आपकी, इस पर कोई चीज़ गिरती है, अगर गिरती है तो आप क्या लगाओगे, जब कोई चीज़ किसी पर गिरती है, किसी सरफेस पर गिरती है तो हम लोग क्या लगाते हैं, अपान लगाते हैं ना, अपान द फ्लोर, ठीक है। आन और अपान में क्या फ़र्क होता है, यही फ़र्क होता है। आन में जैसे ये चीज़ें, मान लो ये टेबल है आपकी, इस पर कोई चीज़ रखी हुई है पहले है तो आन होगा, ठीक है। और ये लगा है क्या, आपकी लगी है ये टेबल, इस पर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तब हम लोग क्या यूज करते हैं, तब हम लगाते हैं अपान। तो इस पर क्या हुआ, कोई चीज़ ऊपर से नीचे की ओर गिरी है इसलिए अपान लगाओगे, सबसे सुटेबल ऑप्शन ये होगा, ठीक है। कुछ लोग इसको भी बता रहे हैं टू द को, लेकिन टू द नहीं होगा, अपान द होगा। क्लियर, आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको इडियम और फ्रेज की मीनिंग बतानी है। इडियम क्या है, ड्रॉ अ ब्लैंक, ठीक। तो ड्रॉ अ ब्लैंक का क्या मतलब होता है, ठीक है। कोई रिजल्ट या कोई आंसर पाने में जब हम फेल हो जाते हैं, जब हम असफल हो जाते हैं, जब हमको कोई मतलब जो हम चाहते हैं ऐसा रिजल्ट या ऐसा आंसर नहीं मिलता, तब हम क्या होते हैं, तब हम उसको कहते हैं ड्रॉ अ ब्लैंक, ठीक है। तो गिव लेम एक्सक्यूज होगा नहीं, मतलब ये को झूठा बहाना कर देना। रैगिंग ऑफ फ्रेशर होगा भी नहीं। वेरी रैगिंग ऑफ फ्रेशर मतलब जब आप किसी की रैगिंग लेते हैं, नया एडमिशन होता है। वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी नहीं होगा, क्या होगा, टू फेल टू गेट एन आंसर या रिजल्ट, ये होगा ड्रॉ अ ब्लैंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। और ये 7 नंबर में क्या है, फिर से देखो इतना अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। अंडरलाइन करने का मतलब क्या होगा, अब चूंकि 1 2 3 वर्ड है ना, 3 वर्ड है तो इंप्रूवमेंट का ही क्वेश्चन होगा। एक वर्ड अंडरलाइन होता तो हो सकता है साइनोनिम एंटोनिम भी हो सकता है, स्पेलिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है, एक वर्ड अगर अंडरलाइन कर दिया तो, लेकिन 2 3 वर्ड है तो इंप्रूवमेंट ही होगा करीब, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट का ही क्वेश्चन है वो, चलो पढ़ के देखते हैं क्या चांसेज हैं। द कमेडियंस जोक्स, कोई कमेडियन है, जोकर है, उसके जोक्स जो है आर सो बैड दैट, इतने गंदे इतने खराब जोक्स कर रहा था कि ऑडियंस यूजुअली ग्रोनिंग इंस्टेड ऑफ लाफ,
मतलब हंसने के बजाय वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब गुस्से में, जैसे गुर्राना टाइप का होता है नहीं, ऐसे यूज़ किया जाता है। एक वर्ड है मोन, ठीक है, मोन, और एक होता है ग्रोन। ठीक, मैं इसकी एक्चुअल मीनिंग बताऊं, प्लेस वैल्यू अलग है। मोन का मतलब क्या होता है, आह भरना। आह भरना कौन सा होता है, जैसे आपको भूख लगी है, आपको जलेबी बहुत अच्छी लगती है और कोई सामने जलेबी खा रहा हो तो उसको जलेबी खाता हुआ देख के मुँह से निकलते आह, ऐसे कुछ आह निकलती है। ठीक, और ये ग्रोन जो होता है ना, ये आह नहीं है, ये कराह है। ये कब होता है, दर्द में होता है, कुछ तकलीफ है, अब कराह रहे हैं। तो यहाँ जो ऑडियंस हैं, ऑडियंस कराह रहे हैं। अब मतलब समझ जाए ना, यहाँ दर्द में कराहने का सेंस नहीं है, मतलब बुरा लग रहा है। कॉमेडियन के जो कितने गंदे हैं कि जो ऑडियंस हैं वो हंसने के बजाय क्या करें, कराहे। ठीक है, तो अब देखो आर लगा है ना, आर जोक प्रेजेंट में है, सो बैड। तो ऑडियंस यूजुअली ग्रोनिंग नहीं होगा। देखो आईएनजी फॉर्म सीधे सीधे कैसे लगाओगे, अभी ना जय मारो आज भर के तो लगा नहीं पाओगे आईएनजी फॉर्म। अच्छा, दूसरी बात, यूजुअली लिखा हुआ है, तो यूजुअली का मतलब होता है ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। यूजुअली मैंने बताया था टेंस में कि जब यूजुअली इस तरह का कोई चीज़ आ जाती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो ग्रोन सीधे सीधे क्या लगा, यूजुअली ग्रोन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। अच्छा, इंस्टेड ऑफ लॉफ, लॉफ यहाँ लिखा हुआ है, तो ग्रोन कहाँ है, यूजुअली ग्रोन इंस्टेड ऑफ, ये ठीक है हमारा पहला वाला, यूजुअली ग्रोन इंस्टेड ऑफ। अच्छा, यहाँ यूजुअल लिखा हुआ तो गलत हो गया, यूजुअली लगाना चाहिए, और इंस्टेड ऑफ में ओ डबल एफ वाला नहीं लगता, ये भी गलत हो गया। अब यूजुअल गेंद, अभी ये देखो यहाँ पे गेंद ईडी कहाँ से लगा देंगे, ठीक है, और जो डिस्पाइट के बाद ऑफ लगता नहीं है, ये तो गलत ही हो गया। तो ये गलत हो गया, तो इसके अलावा आपके पास कोई चांस नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में एक गलती और है, मैं आपको वो क्लियर कर देना चाहता हूँ। एक गलती और है कि देखो, जब आप इंस्टेड के बाद ऑफ लगा रहे हो, ठीक है, जब इंस्टेड के बाद ऑफ लगाओगे तो ये क्या होगा पता है, लाफिंग होगा, क्योंकि इंस्टेड ऑफ के बाद, इंस्टेड ऑफ में प्रीपोजिशन लगा हुआ है और प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। क्लियर हुआ, तो ये क्वेश्चन की मिस्टेक थी, हालांकि वो अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, वहाँ आपको इम्प्रूव नहीं करना था। फिलहाल चूँकि काम की बात थी तो मेरा फर्ज था वो आपको क्लियर कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, देखिए, तो चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसके बदले में एक वर्ड कोई बताओ, क्या लगेगा। डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री, मतलब एक ऐसी बीमारी जो पूरे देश में फैली हुई हो। ठीक, देखो, डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ होल कंट्री या होल वर्ल्ड, देखो इनको भी ले लिया। तो अब देखो कई चीज़ें होती हैं, एक होता है एंडेमिक, इसमें कहीं है क्या एंडेमिक, नहीं दिया है, तो मैं लिख दे रहा हूँ आपको, सारी बता दे रहा हूँ। एक होता है एंडेमिक, एक होता है एपिडेमिक, ठीक है, एंडेमिक, एपिडेमिक और पैंडेमिक, ठीक है, 3 हो गए। तो ज़रा इनको तीनों को देख लो एक साथ में क्या फ़र्क होता है। एंडेमिक होता है कोई बीमारी जो बहुत स्मॉल एरिया में फैली हो, स्मॉल एरिया या कहीं लोकल एरिया में फैली हो, ठीक है, किसी एक गांव में या किसी एक ब्लॉक में ऐसे में कहीं फैली हुई, तो उसको क्या कहते हैं, एंडेमिक कहा जाता है। या एक शहर में खाली हो जाए तो एंडेमिक हो जाएगा, ठीक है। और एक आध राज्य पूरा कवर कर लेगी तो क्या होती है, एपिडेमिक होती है, एपिडेमिक, ठीक है, बड़े एरिया में फैली हो। और पैंडेमिक का मतलब जो पूरे देश को या पूरी दुनिया को या 2-4 देशों में फैली होती है तो उसको पैंडेमिक कहते हैं। अभी कोरोना फैला हुआ था तो कोरोना क्या था, पैंडेमिक था, दुनिया को पूरी कवर किए हुए था, तो पैंडेमिक होगा। अब ये होल वर्ल्ड लिखा है या पूरी कंट्री लिखा है तो क्या लगाओगे आप, पैंडेमिक लगाओगे, सबसे सुटेबल ऑप्शन यही है इसमें, ठीक है। अब देखो पेनेसिया क्या होता है, पेनेसिया का मतलब होता है रामबाण दवा, कोई एक ऐसी दवा जो हर मर्ज में काम आती है उसको कहते हैं पेनेसिया, ठीक है, रामबाण। एपिडेमिस, अभी मैंने एपिडर्मिस, सॉरी ये एपिडेमिक नहीं लिखा है, ये एपिडर्मिस लिखा है। एपिडर्मिस क्या होता है, स्किन का बाहर वाला हिस्सा, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, एंडोडर्मिस, 3 लेयर होती हैं। जैसे ये स्किन है आपकी 1 2 3 लेयर हो गई, ठीक है, ये 3, तो ये वाली जो लेयर होगी क्या, एंडोडर्मिस, ये होगी मेसोडर्मिस, ये होगा एपिडर्मिस, और इसी एपिडर्मिस के ऊपर क्या होता है, बाल निकले होते हैं, तो एपिडर्मिस होती है बाह्य त्वचा। रस्टिक का मतलब क्या होता है, ग्रामीण लोगों को कहा जाता है, रस्टिक ग्रामीण। और पैंडेमिक मैंने अभी आप लोगों को बता ही दिया है, तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी बताना है आपको एरर।
तो चलो पढ़ो। इफ़ आई वॉज अ क्लोन आई वुड हैव मेड एवरीवन स्माइल। इफ़ आई वॉज अ क्लोन, अगर मैं एक क्लोन होता, क्लोन मतलब जोकर होता है। इफ़ आई वॉज अ क्लोन, अगर मैं एक जोकर होता तो आई वुड हैव मेड एवरीवन लाफ या एवरीवन स्माइल, तो मैं हर किसी को हंसाता। तो कंडीशनल का ये सेंटेंस है। कंडीशनल अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो और डिटेल में, तो मेरे जो चैनल में वर्ब का एक होगा, प्लेलिस्ट होगी वर्ब की, या ऐसे ही सर्च कर लो कंडीशनल्स, तो एक ही वीडियो है कंडीशनल्स का, उसमें देख लो, पूरा पूरा मिल जाएगा। वुड हैव के साथ मेड लगा हुआ है। वुड हैव के साथ मेड लगने का मतलब इफ़ आई के साथ यहाँ क्या होगा, पास्ट परफेक्ट होगा, यानी कि क्या होना चाहिए यहाँ, हैड बीन। क्या होगा, इफ़ आई हैड बीन अ क्लोन तो आई वुड हैव मेड एवरीवन स्माइल। ये तो हो गया कि वहाँ होना क्या चाहिए था। एरर कहाँ हो गई, जहाँ पे इफ़ वाला है, ये वाज गलत है, ठीक है। और अगर नहीं तो ऐसे भी दूसरे ढंग से समझना चाहो अगर वर्ब की एरर में, तो इफ़ चूँकि ये काल्पनिक सेंटेंस है, इफ़ आई वाज अ क्लोन, अगर मैं एक क्लोन होता, काल्पनिक सेंटेंस है। काल्पनिक सेंटेंस में कभी वाज लगता ही नहीं है, हमेशा वर लगता है या हैड बीन लगता है, वर या हैड बीन। अब यहाँ हैड की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि केवल वुड लगा होता तब तो वर लगता, अगर वुड हैव लगा हुआ है तब हैड बीन लगेगा। अब क्लियर हो गया पूरी बात। और डिटेल के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, देखो इतना अंडरलाइन किया हुआ है और इसका वर्ड भी है अंडरमाइन किया हुआ है, अंडरलाइन और वर्ड है अंडरमाइन, ठीक है। क्या तुकबंदी है, करना क्या है इसमें, एंटोनीम बताना है। एंटोनीम तो सेंटेंस पढ़ो भाई, कंटेक्चुअल होगा, यहाँ उस वर्ड की क्या मीनिंग है बता नहीं सकते ना। वैसे अंडरमाइन का मतलब होता है डिवैल्यूएट करना, किसी चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है उसकी वैल्यू को कम करके बताना, ये होता है। लिखा है द न्यू गवर्नमेंट्स डोमेस्टिक पॉलिसीज, जो नई सरकार की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं, घरेलू नीतियाँ हैं, वो कुड ईजिली अंडरमाइन द मेन फॉरेन पॉलिसी। वो मतलब जल्दी ही मेन फॉरेन पॉलिसी को क्या कर देगी, अंडरमाइन कर देगी। अंडरमाइन का मतलब क्या, उसको कम कर देना, डिक्रीज कर देना या डिवेल्युएट कर देना, ठीक है। तो सेम वही सेंस में जो मैं बता रहा था उसी सेंस में लगा है। अपोजिट बताना, इनहेंस का मतलब इंक्रीज कर देना, बढ़ा देना, तो यही होगा। क्रिपल का मतलब क्या होता है, विकलांग। क्रिपल मतलब लूला, लंगड़ा, लूला होता है जिसके हाथ टूटा होता है, उसको क्रिपल कहते हैं। तो कमज़ोर करना हो गया, वीकेंड भी कमज़ोर करना हुआ, स्पॉइल बर्बाद करना हुआ, ये निगेटिव ये निगेटिव ये निगेटिव, तो ये तो कोई नहीं लगेंगे ना, इन्हेंस करना लगेगा बढ़ाने के लिए। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में भाई। तो 11 में क्या कह रहे हैं, देखो अपोजिट इन द मीनिंग। अपोजिट इन द मीनिंग वर्ड क्या दिया है, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का अपोजिट क्या होगा, पॉसिबल। सीधे सीधे डिक्शनरी देखोगे तो इम्पॉसिबल का अपोजिट पॉसिबल, पॉसिबल का अपोजिट इम्पॉसिबल होगा। अब वो नहीं दिया है वहाँ पे नहीं दिया है तो क्या करोगे, दूसरा वर्ड देखो ना, कोई ढूंढो। अनलाइकली, लाइकली का मतलब क्या होता है, पॉसिबल। अनलाइकली का मतलब इम्पॉसिबल, तो ये तो सिमिलर हो गया। अनश्योर का मतलब जो निश्चित ना हो, तो वो तो इसका कोई लेना देना नहीं। सेकी का मतलब ये भी डिटरमिन नहीं होता है, हिलता डुलता रहता है। अप्लीकेबल का मतलब क्या होगा, अप्लीकेबल का मतलब जिस चीज़ को हम लागू कर सकते हैं। अगर अप्लीकेबल है कोई चीज़ तो अप्लीकेबल है तो पॉसिबल है, मतलब कोई नियम है, कोई चीज़ है जो हम लागू कर सकते हैं, तो पॉसिबल होगी तभी तो लागू कर पाओगे। पॉसिबल होगा तभी तो अप्लीकेबल होगा, अप्लीकेबल होगा तो पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा तो अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो आंसर कौन सा हुआ, 4। जो आप रट के जाते हैं किताबों से कि इसका एंटोनिम ये होगा, वो रटा वटा यहाँ मिलने वाला नहीं है। आपको यही जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसी में से ढूंढना पड़ेगा कौन बेस्ट हो सकता है, ठीक है। रट के जाओगे और जो आपको पॉसिबल का इम्पॉसिबल रटा हुआ है वहाँ मिलने वाला नहीं है, तो ये सब तरीके छोड़ दो, अब थोड़ा एडवांस हो जाओ। लिखा है अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिशियन, कोई नेताजी हैं उनके अकॉर्डिंग, यूजिंग वल्गर लैंग्वेज, मतलब अगर आप अश्लील भाषा, गंदी भाषा का प्रयोग करते हो, टू डैश वोट्स मतलब वोट पाने के लिए, तो इज़ नॉट समथिंग ही विल एंडोर्स तो ये ऐसी चीज़ है जिसको वो सहयोग नहीं करेंगे, जिसको वो एंडोर्स नहीं करेंगे, ठीक है, पास नहीं करेंगे। तो नेताजी का ये कहना है कि अगर वोट पाने के लिए आप गंदी लैंग्वेज या वल्गर लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसको एंडोर्स नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वोट को पाने के लिए, वोट को जीतने के लिए, वोट को हासिल करने के लिए तो क्या करोगे, गार्नर है। गार्नर का मतलब क्या होता है, गार्नर का मतलब होता है गेन या अचीव, गेन करना या क्या करना, अचीव करना, ठीक है। ये तो ठीक है, ये हो सकता है।
डाइवल्ज का मतलब क्या होता है? डाइवल्ज मतलब जैसे आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, आपका रास्ता दो तरफ को निकल जाता है, ये डाइवल्ज हो गया, रास्ता इधर चला गया, इधर चल गया, डाइवर्जन होता है। इसी का अपोजिट कन्वर्ज करना होता है। सिग्रीगेट का मतलब अलग करना, जैसे 4 लोग बैठे हैं उसमें एक को निकाल दिया तो सिग्रीगेट कर दिया, अलग कर दिया, ठीक है। अब लंप है, लंप का मतलब क्या होता है? लंप का मतलब कहीं पर एक जगह पे एकत्र करना, तो ये भी नहीं हो जाएगा। कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के सेंस में नहीं आता है, वोट पाने के लिए लगा हुआ है। तो लंप मतलब लोगों का इकट्ठा होना कहीं पर होता है ना, वोट के लिए लगेगा ही नहीं लंप, वोट के लिए क्या लगेगा? गार्नर लगेगा। तो पहला वाला ही आंसर आपका सबसे सुटेबल है। अब आ जाओ नंबर 13 पे, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछ रहे हैं। देखो भैया 13 में फिर एक वर्ड को अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन करने का, अगर एक वर्ड अंडरलाइन है तो संभावना है साइनोनिम एंटोनिम होने की। तो देखो यहाँ पे साइनोनिम दिया हुआ है, लिखा है गो बैक टू योर इमेज डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो उसको कहते हैं डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्राइब देख लो, डिस्क्राइब में करते हैं हम इस चीज़ का वर्णन, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा है डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ? डिफाइन करना। डिफाइन करने का मतलब क्या हुआ? जब हम किसी चीज़ को डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करने का मतलब हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक तो साइनोनिम हो रहा है। प्लान का मतलब योजना बनाना, कोई लेना देना नहीं। फंक्शन मतलब कार्य करना, कोई लेना देना नहीं। डिसेप्शन का मतलब धोखा, ठीक है, विश्वासघात। तो इसका यहाँ पे क्या लेना देना है? तो सारे गलत हो गए। अब देखो डिस्क्रिप्शन को एक्सप्लेन करना, अब डिस्क्रिप्शन का साइनोनिम पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे एक्सप्लेन करना, इलस्ट्रेट करना, और यहाँ डिफाइन करना दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि तीनों ऑप्शन सुटेबल नहीं थे, डेफिनेशन के अलावा और कोई होगा नहीं। आप डेफिनेशन का मतलब परिभाषा पे मत जाइएगा, डिफाइन करना से बना हुआ। डिफाइन करना एक्सप्लेन करना होता है, डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14 आपका। तो 14 क्या है? इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक वर्ड है जिसको स्पेलिंग गलत है, तो इसमें पहला ही तो हमको साफ साफ गलत नज़र आ रहा है। ग्लव की स्पेलिंग क्या होती है? GLOVE, सिंगल भी होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, बाकी सबकी स्पेलिंग सही है, ये आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है? इडियम ऑफ फ्रेज। इडियम फ्रेज में देखो क्या लिखा? द ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब काला भेड़ नहीं, ठीक है, काली भेड़, काला भेड़ नहीं। ब्लैक शीप का मतलब क्या होता है? वर्थलेस फेलो, निकम्मा आदमी। निकम्मा सुने हो ना? निकम्मा जो किसी काम का नहीं है, धरती के बोझ, ठीक है। वर्थलेस, गुड फॉर नथिंग। ब्लैक शीप का मतलब गुड फॉर नथिंग, जो किसी काम के नहीं है। अब ऑप्शन देखो, द लीस्ट रेपुटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप। किसी भी ग्रुप का जो सबसे कम से कम रेपुटेबल आदमी होता है। चांस तो बन रहा है क्योंकि निगेटिव सेंस में ही है, देख लेते हैं, अभी कुछ निशान नहीं लगाएंगे। अ फ्रेंड हु बिट्रे, धोखा देने वाला दोस्त नहीं। ब्लैक शिप धोखा देने वाला दोस्त नहीं होता, निकम्मा होता है बस। स्टूपिड और फूलिश भी नहीं होता है, ये डे ऑफ इम्पोर्टेंस भी नहीं होता, तब यही होगा लीस्ट रेपुटेबल मेंबर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। तो 15 हो गया। अब आगे आ जाओ 16 नंबर पे। तो 16 में क्या दिया है? खाली जगह भरो। लेकिन आई वॉज रियली होपिंग, मैं उम्मीद कर रहा था, ठीक है। ग्रामेटिकली गलत हो गया सेंटेंस, होप की कंटिन्यूअस टेंस होती नहीं, लेकिन अब SSC है, इन्होंने दिया है तो इन्हें कौन कहेगा भैया, ठीक है। तो आई वॉज रियली होपिंग टू डैश अ डिसेंट मूवी दिस टाइम। मैं एक डिसेंट मूवी ढूंढ रहा था, मतलब एक अच्छी सी शालीन सी बढ़िया सी मूवी देख रहा था परिवार के साथ देखने वाली। एंड आई केम अप विद, और मुझे मिली क्या? एन अनडिस्प्यूटेड क्लासिक। ढूंढ रहे थे ऐसी मूवी, डिसेंट मूवी देख रहे थे, तो इनको एक अनडिस्प्यूटेड क्लासिक मिल गया। अनडिस्प्यूटेड का मतलब जिस पर कोई विवाद नहीं था, ऐसी एक क्लासिक मिली। तो यहाँ ढूंढने के सेंस में चलो, ठीक। देखो बच्चा लोगों, लाइट कट गई है, ठीक है। लाइट कट गई तो एक साइड से अंधेरा हो गया, जिधर बल्ब लगा हुआ है उधर चेहरा दिखाई दे रहा है, दूसरी ओर चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो तो साफ साफ दिख रहा है, चिंता मत करो। मैं साफ साफ नहीं दिख रहा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आधा तो दिख ही रहा हूँ। तो चलो यहाँ ढूंढने के सेंस में हम कौन सा वर्ड लगाएंगे? देखो एक वर्ड दिया हुआ है टायरेट, तो टायरेट यहाँ पे फिलहाल लगेगा नहीं। टायरेट का मतलब होता है निंदा भाषण। निंदा भाषण क्या होता है? जब किसी की आलोचना में, किसी की बुराई करने में कोई भाषण दिया जाता है, इसका कोई लेना देना नहीं है। स्ट्रट है, स्ट्रट का मतलब क्या होता है? अकड़। जैसे होता है किसी आदमी में बड़ा अकड़ होता है, बड़ा एटीट्यूड, जिसको आजकल आप लोग बोल रहे हो बड़ा एटीट्यूड है, बड़ी अकड़ है, वो होगा। तो ये भी नहीं लेना देना। अनर्थ का मतलब क्या हुआ?
अनअर्थ, अर्थ अनअर्थ मतलब होता है कोई चीज़ खोद के निकालना। तो कोई चीज़ खोद के निकालना का मतलब क्या हुआ, रिवील करना, कोई डिस्क्लोज करना, कोई सीक्रेट, कोई भेद खोलना। लेकिन यहाँ पर ये जो लगा हुआ है वो सर्च के सेंस में लगा हुआ है, ठीक है। और सबसाइड दिया हुआ है, सबसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ को कम कर देना। सबसाइड का मतलब क्या होगा, कम होना। तो अब मूवी ढूंढ रहे हैं ना, तो कम होने के सेंस में आएगा नहीं। बट देखो 1 तो 2 और 4 ये इनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो एक लेना देना किसका है, अनर्थ का मतलब ढूंढना या खोजना, तो यही अनर्थ लग पाएगा, ठीक। आगे आ जाओ नंबर 17 पे। तो 17 में क्या कह रहे हैं, 17 में देखो ये एक ब्रैकेटेड पार्ट है जिसमें लिखा है टॉडलर। अब इसके बदले में कोई वर्ड आपको बताना है। मतलब यहाँ देखो विच इज़ सिमिलर इन मीनिंग लिखा है ना, विच इज़ सिमिलर इन मीनिंग, इसकी मीनिंग का कोई वर्ड हो। तो आई हैड अ टॉडलर। टॉडलर कौन से बच्चे होते हैं, टॉडलर ऐसे बच्चे होते हैं ना जो अभी मतलब खड़े खड़े चलना सीख ही रहे हैं, जो खड़े खड़े चलना सीख ही रहे हैं। मतलब क्या होगा, अंडर 1 ईयर होगा, बिलो 1 ईयर होगा, 1 साल से कम के बच्चे जो होते हैं उन्हें टॉडलर कहा जाता है। तो टॉडलर की मीनिंग बताओ यहाँ पे। तो न्यूबॉर्न हो जाएगा, क्योंकि अडल्ट का मतलब 18 साल के बड़ा हो गया, सीनियर का मतलब वो 30-40 साल से ऊपर हो जाएगा, एंशिएंट मतलब पुराना हो जाएगा, ये सब अपोजिट हो जाएंगे। जो न्यूबॉर्न होगा वही है टॉडलर, ठीक है, 1 साल से कम का बच्चा। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो देखें 18 में क्या कह रहे हैं। 18 में भाई देखो इसमें है एरर, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना एरर, तो एरर ढूंढो। पीपुल्स, अरे यार मिल गई गलती, ठीक, अभी बताते हैं आपको। पीपल्स माइट कन्फेस जस्ट टू गेट आउट ऑफ द इंटरोगेशन रूम। तो ये पीपुल्स जो लिखा हुआ है, पीपल में एस नहीं लगाएंगे। पीपल मतलब होता है लोग, पीपुल्स कहने पे ये हो जाएगा गलत। अच्छा, पीपल्स एक कंडीशन में होता है, लोगों के सेंस में नहीं होता, लेकिन पीपल्स एक कंडीशन में होता है जब हम इनकी बात करते हैं नेशंस की, ठीक है, नेशंस या ट्राइब्स, सॉरी नेशनल नहीं, नेशंस। नेशंस मतलब राष्ट्र होता है, किसी नस्ल से, किसी एथनिक ग्रुप से जोड़ोगे तो नेशंस या पीपल्स होगा। जैसे पीपल्स ऑफ निग्रो ट्राइब या पीपल्स ऑफ अंडमान, ऐसे पीपल्स कहा जाता है इस ग्रुप के या इस ट्राइब के जो पीपल्स हैं, तब पीपल्स लगा सकते हो। लोगों के सेंस में पीपल्स नहीं लगाओगे, पीपल्स गलत हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा होगा, 2 वाला। अब आ जाओ 19 पे जरा। तो 19 में देखो ये खाली जगह दी हुई है, इन्होंने कहा एप्पल्स सक्सेस अट्रैक्टेड। एप्पल्स कौन है, एप्पल जो फ़ोन है, आईफोन जिसको कह रहे हो एप्पल। तो एप्पल्स सक्सेस, जो एप्पल की सक्सेस थी, सफलता थी, अट्रैक्टेड द डैश ऑफ कंप्यूटर जाइंट IBM। तो अब जो एप्पल कंपनी की सफलता थी उसने कंप्यूटर जाइंट IBM को का क्या अट्रैक्ट किया, उनका ध्यान आकर्षित किया। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, द के बाद आएगा नाउन, तो उनका ध्यान आकर्षित किया। अटेंड लगेगा नहीं, ये वर्ब हो जाएगी। अटेंडिंग ये भी वर्ब हो जाएगी, नहीं लगेगा। अटेंटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ये भी नहीं लगेगा। अटेंशन ये नाउन है, यही लगेगा, ठीक है। ये द लगा हुआ है, द के बाद नाउन चाहिए, उनका अटेंशन, ध्यान, अटेंशन, उनका अटेंशन अट्रैक्ट किया, ध्यान आकर्षित करा। नेक्स्ट में आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, इनको सब्स्टिट्यूट करो। एक वर्ड दिया है अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज। एक अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज मतलब जहाँ हम शरण लेते हैं, इसको क्या कहते हैं, शरण कहते हैं। जो शरण लेते हैं इसको क्या कहोगे, हॉस्पिस एक दिया हुआ है, एक शेल्टर दिया हुआ है, एक असाइलम दिया हुआ है, एक होम दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या लगाओगे इसकी जगह पर, बताओ हमको। असाइलम का मतलब होता है आश्रम, ठीक है, असाइलम, हाँ, जहाँ पर जैसे पागल वगैरह इन सब चीज़ों को, इन लोगों को जो रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्यूजीज के लिए असाइलम होता है। शेल्टर मतलब शरण होता है, ये भी शरण होता है, लेकिन ये किससे होता है शरण, ठीक है। जैसे पानी वानी बरस रहा है, कहीं आप पेड़ के नीचे खड़े हो गए तो शेल्टर हो गया, ठीक। शेर वोर ने दौड़ा लिया है, पेड़ पे चढ़ गए तो वो शरण होता है, वो शेल्टर हो जाता है प्राकृतिक आपदाओं से। रिफ्यूजीज के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, असाइलम यूज किया जाता है। खासतौर से होम का मतलब आप जानते ही हो। और हॉस्पिस का क्या मतलब होता है, तो हॉस्पिस का मतलब होता है क्या कहते हैं उसको, धर्मशाला, इन कहते हैं, या इसको कहते हैं धर्मशाला, ये हो गया, ठीक है ना, इन होता है। दूसरा वर्ड देखोगे तो इन होता है हॉस्पिस का। आंसर मिल गया आपको 20 का। अब आ जाओ 21 में, ठीक है। तो 21 से लेकर के 25 तक क्या होता है, उसकी कहानी वही पुरानी वाली। देखो फिर से लाइट आ गई, ठीक है।
तो अब थोड़ा सा अच्छा दिख रहा होगा, ठीक, लेकिन रुकना नहीं है, आप कंटिन्यू रखो। इसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें 5 ऑप्शन है, 5 खाली जगह हैं, उनकी जगह पर क्या लगेगा ये आपको ढूंढ के बताना है। तो चलो पहले पढ़ना पड़ेगा। लिखा है कि दीज पीपल रिमाइंड मी ऑफ अ हारमोनी दैट एग्जिस्ट विद द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक, दीज पीपल, ये लोग हमको याद दिलाते हैं एक उस हारमोनी की जो एग्जिस्ट करती है विद द नेचुरल वर्ल्ड, मतलब प्राकृतिक दुनिया के साथ में। आगे लिखा है कि दे नो देयर एनवायरनमेंट, वो जानते हैं, अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, इन अ डैश दैट कैन ओनली बी एक्वायर्ड इन अ डैश, एक ऐसे ढंग से, मतलब एक ऐसे तरीके से, दैट कैन ओनली बी एक्वायर्ड, जो कि हम प्राप्त कर सकते हैं केवल एक तरीके से। कैसे कर सकते हैं? बाय लिविंग, यहाँ लगा दो बाय, तरीका बता रहे हैं इसे, बाय लिविंग ऑन इक्वल फूटिंग विद द नेचुरल वर्ल्ड, अगर हम उनके साथ उसी तरह से उस नेचुरल वर्ल्ड में रहते हैं तो। नॉट इन डैश थ्रू आ रिकॉग्निशन दैट ह्यूमन्स आर डिपेंडेंट, डिपेंडेंट के बाद 6 होता है, ह्यूमन्स आर डिपेंडेंट, डैश आर सराउंडिंग्स, तो डिपेंडेंट के बाद आन या अपान लगता है, ये फिक्स है। इसमें प्रीपोजिशन बहुत ज़्यादा दे दिया है। समथिंग दोज ऑफ अस, कोई ऐसी चीज़, समथिंग दोज ऑफ अस हु लिव इन द टाउन, इन टाउन्स और सिटीज, टू डैश फॉरगेट, मतलब कोई ऐसी चीज़ कह रहे हैं कि वो लोग जो शहरों में या सिटीज़ में रहते हैं वो लोग भी डैश फॉरगेट, ठीक है, कि भूल नहीं सकते, या इस तरह का कोई सेंस वहाँ पर आएगा। ठीक है, आओ आ जाओ। सबसे पहले क्या कहा इन्होंने कहा कि दीज पीपल रिमाइंड मी ऑफ अ हारमोनी दैट एग्जिस्ट्स विद द नेचुरल वर्ल्ड। ठीक, ये बात हो गई। दे नो देयर एनवायरनमेंट इन अ डैश दैट कैन नॉट ओनली बी एक्वायर्ड, तो इन्होंने कहा इन अ डैश, इन अ डैश मतलब वो अपने एनवायरनमेंट को इस ढंग से जानते हैं, इस तरीके से जानते हैं। तो इस ढंग के लिए क्या होगा? इन अवे या इन अ लाइन, लाइन होगा नहीं, इन अ टाइम भी नहीं होगा, इन अ स्टाइल, इन अवे, मतलब ऐसे तरीके से जानते हैं, इस ढंग से ये लोग जानते हैं अपने एनवायरनमेंट को। कि आगे आ जाओ फिलर नंबर 2 में। ठीक है, तो ये रहा आपका फिलर नंबर 2। देखो यहाँ पे क्या लगाना है, हमने कहा था ना कि यहाँ लिविंग लगाया हुआ है, ठीक है ना। तो दैट कैन ओनली बी एक्वायर्ड, जो कि हम पा सकते हैं ओनली इस तरीके से। तो मैंने कहा था बाय लिविंग, ठीक है, एक तरीका बताने के लिए, लेकिन कोई ऑप्शन बाय का दिया हुआ नहीं। तो क्या करोगे? टू लिविंग, टू के बाद आईएनजी फॉर्म लगेगी नहीं, फॉर लिविंग और विद लिविंग नहीं है, साधन तरीका बता रहे हैं। तरीका के लिए हमें 2 ही चीज़ आती है, बाई के साथ आईएनजी लगाते, या तो फिर हम क्या लगाते हैं, थ्रू के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म कर लगाएंगे। तो क्या होगा? थ्रू लिविंग ऑन इक्वल फुटिंग विद द नेचुरल वर्ल्ड, नॉट इन डैश थ्रू। फिर लिखो, यहाँ लिखा है ना नॉट इन डैश थ्रू, तो जब यहाँ थ्रू लगाया ही है सेम सेंस में, ठीक है। यहाँ लिखा है ना एक्वायर्ड डैश, डैश के बाद लगा। अब यहाँ क्या लिखा है? नॉट इन, मतलब हम ऐसे पा सकते हैं, ना कि ऐसे। जब ना कि ऐसे में दे दिया, ना कि ऐसे में थ्रो दे दिया, तो यहाँ भी हमको यही थ्रू लगाना चाहिए था। तो क्लू, मतलब ये वाला हमारा पक्का हो गया, साबित हो गया। अब इन डैश थ्रू, अब तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरे वाले पे देखो क्या लगाना है, ठीक है। अब तीसरे वाले में देखो यहाँ पे क्या दिया है, डोमिनेशन दिया है, कारपोरेशन दिया है, अपोजिशन दिया है, कलेक्शन दिया है। तो बताओ कारपोरेशन होगा या डोमिनेशन। तो इन्होंने कहा कि हमें उनके साथ रह के, मतलब इक्वल फुटिंग विद द नेचुरल वर्ल्ड, नॉट इन डैश मतलब ना की कैसे। अब इक्वल फुटिंग नहीं होगी तो क्या हो गया, फिर डोमिनेशन होगा, और क्या 13 नंबर पे, ठीक है, समझ गए। तो हम उनके ऊपर डोमिनेट करके नहीं सीख पाएंगे, बल्कि उनके साथ रह के, उनके इक्वल फुटिंग करके सीख पाएंगे। थ्रू आर रिकॉग्निशन दैट ह्यूमन्स आर डिपेंडेंट डैश। तो ह्यूमन्स आर डिपेंडेंट के बाद आपको क्या लगाना होगा, बताओ। डिपेंडेंट के बाद आप क्या लगाते हैं? ऑन ही तो लगाते हैं। मैंने अभी बताया था कि डिपेंडेंट के बाद ऑन या अपान यूज किया जाता है, तो डिपेंडेंट के बाद लगाओ ऑन, और क्या करोगे। डिपेंडेंट टू, डिपेंडेंट ऑफ, डिपेंडेंट इन नहीं होता, डिपेंडेंट ऑन होता है या अपान होता है, इन दोनों में से कोई एक ही लग पाएगा। ऑन दिया है वही लगाइए। लास्ट वाला फिलर आ जाइए, फिलर नंबर ये 5 है। तो यहाँ लिखा है टू डैश फॉरगेट। तो टू का मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो शहरों में रहने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, समथिंग दोज ऑफ अस हू लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़, कोई ऐसी चीज़ है जिसको कि शहरों में रहने वाले लोग टू डैश फॉरगेट। तो टू मार्जिनली फॉरगेट, कि हाईली फॉरगेट, इक्वली फॉरगेट या इजीली फॉरगेट। तो क्या होगा, टू इजीली, जिसको वो लोग बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। तो ये इजीली हो गया, टू इजीली फॉरगेट। तो ये भैया हमारे हो गए 25 क्वेश्चन किसके, सेट नंबर 19 के। क्लियर हो गई बात? ठीक। ये डिस्कशन आप लोगों को कैसा लगा
बीच में काफ़ी गैप गया, उसकी वजह बता चुका हूँ, हम डिस्कशन भी कर चुके हैं इसके बारे में, बार बार वो चीज़ें दोहराना ठीक नहीं है। तो अभी नुकसान तो आप लोगों का हुआ ही, खैर 10-15-20 दिन का वो नुकसान हुआ, नहीं तो हम काफ़ी आगे कर चुके होते। खैर कोई बात नहीं, अब जो हमारे बस में नहीं था उसको हम क्या कर सकते थे। तो अब से जो शुरू हुआ है इस पर आप कंटिन्यू रखो। जिन लोगों का पेपर बाकी है रोज़ रोज़ एक एक देखते रहो, मैं करीब करीब डेली एक डाल दिया करूँगा। और हाँ, अक्टूबर में उसका स्टेनोग्राफ़र का पेपर है, तो स्टेनोग्राफ़र का पेपर एमटीएस के साथ साथ चलाऊँगा। एमटीएस बंद नहीं करूँगा, लेकिन स्टेनो को इसी के साथ साथ चलाऊँगा। तो हो सकता है किसी दिन आपको 2 सेट मिले, 2 डिस्कशन मिलें, ठीक है। तो जिनका स्टेनोग्राफ़र का पेपर है वो लोग जुड़ जाओ भैया। 6 पेपर हैं आपके, 2 दिन हुआ था, 3-3 पेपर होता है, तो 6 पेपर हैं। लेकिन 100 क्वेश्चन है तो एक बार में 100 क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा, 50-50 करूँगा, तो 6 दिन का वो 12 करीब हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग नए सेशन की, एमटीएस के साथ में स्टेनोग्राफ़र की भी। और कुछ बच्चों ने सीजीएल मेंस के लिए कहा था, तो बेटा सीजीएल मेंस भी आपके एग्ज़ाम के पहले ही करा दूंगा, और कोशिश करूंगा कि मतलब इसी बीच में करा दूं। जरा स्टेनो वालों का पेपर आ गया है, वो मतलब 6 ही पेपर हुआ है, तो इनका निपटा के फिर आपका शुरू कर देते हैं, ठीक है। एक एक करके धीरे धीरे सबको शुरू करेंगे। तो ठीक है, फिर ये सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। और सेशन कैसा लगा आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।